हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में। और एक घटना चक्र की बुक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसमें पहला पॉइंट हमारा है, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताएंगे हम लोग विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इसमें किसके विषय में सूचना प्राप्त होती है, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। किसके विषय में? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है इससे, और ये लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। उसके बाद मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है जो लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, उसमें से चंद्रगुप्त को क्या क्या कहा गया है? वृषल और कुलहीन। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश को किस शासक को, मौर्य वंश के किस शासक को वृषल या फिर कुलहीन कहा गया है, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त को। किसको? चंद्रगुप्त को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। किसकी पहचान की? सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। या फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो मौर्य वंश के किस शासक को विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस कहा है, तो बताएंगे हम लोग ये जो सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद एपियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। अब देखो, अगर पूछ लिया जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो बताएंगे हम लोग विलियम जोन्स ने। अगर पूछ लिया जाए एंड्रोकोटस किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, तो बताएंगे हम लोग एपियानस तथा प्लूटार्क ने। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारा है कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसकी किसकी भेंट का उल्लेख किया है? सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताएंगे हम लोग चाणक्य के द्वारा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य का जो दूसरा नाम था कौटिल्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो बताएंगे हम लोग चाणक्य। और किस सिद्धांत पर थी पुस्तक? ये थी शासन के सिद्धांत पर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस विषय के बारे में है, तो बताएंगे हम लोग शासन के सिद्धांत पर। किसके शासन सिद्धांत पर? शासन के सिद्धांत पर पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। कितने अभिकरण है? 15 अभिकरण है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है, तो बताएंगे हम लोग अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताएंगे हम लोग चाणक्य के द्वारा। उसके बाद बिहार में पटना या फिर पाटलिपुत्र के समीपा बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो मौर्य काल जो थे, क्या था, मौर्य काल में जो भवन थे वो किससे बनाए गए थे, तो बताएंगे हम लोग लकड़ी। किससे? लकड़ी के बनाए गए थे। और ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्भहार में। कहाँ पे? बुलंदी बाग और कुम्भहार में। उसके बाद यहाँ देखो दिया गया है प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ। अब यहाँ देखो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार था। और राजधानी क्या थी? राजगृह थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी इनकी भी। उसके बाद सातवाहन की राजधानी थी सिमुक और राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें गुप्त वंश के शासक कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त। उसके बाद राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। उसके बाद राजधानी थी इनकी थानेश्वर। उसके बाद गढ़वाल
गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी थी इनकी कन्नौज। उसके बाद अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। अगला है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे और उनकी राजधानी थी मानखेड़। और अगला पॉइंट है इसी में, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की? दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो जैन साहित्य और जो तमिल साक्ष्य हैं वो भी क्या बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिकंदर का क्या था? सिकंदर का शासक था सेल्यूकस। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल्यूकस था वो किसके साथ आया था भारत? तो बताएंगे हम लोग सिकंदर के साथ। या फिर किसका सेनापति था? तो बताएंगे हम लोग सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। और सेल्यूकस को किस मौर्य वंश के शासक ने पराजित किया था? तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक के अवलोकों में उसे देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में से अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में से अशोकवर्धन भी कहा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जो है देवनाम प्रिय के नाम से या फिर देवनाम प्रियदर्शी के नाम से मौर्य वंश का कौन शासक जाना जाता है? तो बताएंगे हम लोग अशोक। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो पुराणों में अशोक को क्या नाम दिया गया है? तो बताएंगे हम लोग अशोकवर्धन कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अब ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि अशोक के अलावा दूसरा कौन शासक था मौर्य वंश का जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? तो बताएंगे हम लोग दशरथ। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। कौन अधिकारी का? रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होता है या भी प्राप्त था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे जिला अधिकारी होता है जो डीएम होता है, उसी प्रकार अशोक के शासनकाल में क्या था, रज्जुक जो थे, रज्जुकों को उसी प्रकार उतने ही क्या मिले थे, उतना ही पावर मिला था। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों को कि सार्थवाह मौर्य काल में क्या था? तो बताएंगे हम लोग व्यापारिक काफिले थे। क्या थे? व्यापारिक काफिले थे जो जिनको मौर्य काल में बोला गया सार्थवाह। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आप लोगों से, अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं कब रोक दी थी? तो बताएंगे हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी थी और धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट टेम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन सर्वप्रथम क्वेश्चन ये बनेगा कि जो अशोका द बुद्धिस्ट टेम्परर ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे हम लोग विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन है लेखक? विसेंट आर्थर स्मिथ है इस पुस्तक के लेखक। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनेगा कि अशोक ने किस बुद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो बताएंगे हम लोग उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक जो था बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? तो बताएंगे हम लोग सर्वप्रथम लुम्बिनी की यात्रा की थी, उसके बाद कपिलवस्तु की यात्रा की, फिर बोधगया की, फिर सारनाथ की, फिर कुशीनगर की और फिर उसके बाद श्रावस्ती की। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा कि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कालसी अभिलेख, गिरनार अभिलेख और मेरठ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन
3 वर्गों में किया जा सकता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अशोक के अभिलेख थे उसका विभाजन कितने पार्ट में किया गया है, कितने भागों में किया गया, तो बताएंगे हम लोग 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। और यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अशोक के शिलालेख। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, प्रथम शिलालेख में क्या था? प्रथम शिलालेख में था पशुबलि की निंदा। दूसरे शिलालेख में क्या था? मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में। तीसरा शिलालेख में क्या था? अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। उसके बाद 5वां शिलालेख में था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख में क्या था? प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन। उसके बाद अगला है 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में क्या था? धर्म की व्याख्या था। और 12वां इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें नहीं दिया गया है, 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध का वर्णन। और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, जो कलिंग युद्ध है कब लड़ा था? ये लड़ा गया था 261 BC में। कब? 261 BC में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शिलालेख में क्या है? शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक। अब इधर देखो दर्शन दिया गया है, इधर दिया गया है संस्थापक। अब यहाँ पे न्याय दर्शन जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया? संस्थापक कौन थे इसके? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के थे महर्षि कपिल। उसके बाद मीमांसा दर्शन के थे महर्षि जैमिनी। और योग दर्शन के थे महर्षि पतंजलि। और अगला है वैशेषिक दर्शन के कौन थे? महर्षि कणाद। अब देखो ये सारे पॉइंट याद करने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो क्या बताएंगे हम लोग? महर्षि कपिल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मीण होकर खरोष्टी है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खरोष्टी लिपि में जो है अशोक के कौन कौन से अभिलेख लिखे गए हैं, तो बताएंगे हम लोग शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। उसके बाद तक्षशिला से आरमेघ लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेघ लिपियों में लिखा गया द्विभाषी ग्रीक एवं आरमेघ भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरमेघ लिपि में लिखा गया अशोक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो भग्न अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग बताएंगे भग्न अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, भग्न अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? सरेकुना नामक स्थान से। कहाँ से? सरेकुना नामक स्थान से भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है। और कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये लिखा गया है आरमेघ लिपि में। कौन सी लिपि में? आरमेघ लिपि में। उसके बाद अगला पॉइंट है जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। और देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अशोक जो था उसके अभिलेखों को पढ़ने का काम सर्वप्रथम किसने किया, तो बताएंगे हम लोग जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो बाकी जो लिपियाँ हैं वो लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर, और ये जो खरोष्टी लिपि है ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। अभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी लिपि भारत में प्रचलित थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो बताएंगे हम लोग खरोष्टी लिपि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। और उसके बाद क्या पॉइंट है देखो, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलिकर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। किस वजह से? क्योंकि ये लुम्बिनी जो था ये किसकी जन्मभूमि थी? ये थी बुद्ध की जन्मभूमि। और लुम्बिनी पड़ता प्रेजेंट टाइम में नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो बताएंगे हम लोग 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। उसके बाद अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि होने की कामना किस अभिलेख में की गई, तो बताएंगे हम लोग
दीर्घ शिलालेख कौन से में? 12वें में। उसके बाद अगला पॉइंट है, अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोलपांड, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोलपांड एवं ताम्रपणी का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे चोल वंश था और जो पांडव वंश था, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपणी श्रीलंका की सूचना कौन से अभिलेख में मिलती है? तो बताएंगे हम लोग दूसरे बृहद शिलालेख में। और यह अगर पूछ लिया जाए चोल, पांड एवं ताम्रपणी का उल्लेख और कौन से में अभिलेख में मिलता है? बताएंगे हम लोग 13वें बृहद शिलालेख में। उसके बाद दूसरे के अलावा किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में ये भी मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कौन कौन से राजा थे? जिनमें से एंटियोकस थियोस सीरिया का शासक। एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। उसके बाद अगला है तुर्मा या तुर्माय टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मित्र का राजा। कौन था? टालमी द्वितीय था, जिसे फिलाडेल्फस या फिर मिस्र का राजा था। कहाँ का था? टालमी द्वितीय, जिसे फिलाडेल्फस बोला गया, वो कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। उसके बाद एंटेकनी या फिर उसे एंटीगोनस गोनाता बोला गया, वो कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया का राजा था। उसके बाद मग या फिर साइरिन का शासक। उसके बाद अली सुकंदर या फिर एलेक्जेंडर एपायरस या फिर एपीरस का राजा। तो इन सभी राजाओं के बारे में मित्रवत जो व्यवहार था, मित्रवत संबंध थे, ये सब जानकारी मिलती है किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है अंत्योक लिखा, देखो यहाँ पे लिखा एंटियोकस द्वितीय और यहाँ पे लिखा थियोस। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? तो बताएंगे हम लोग सीरिया का शासक था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये कहाँ का राजा था? तो बताएंगे हम लोग मिस्र का राजा था। वो फिर इतना डीप में पूछेगा नहीं इसमें से, क्योंकि पेट का एग्जाम है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। या फिर एंटीगोनस गोनातास, ये कहाँ का राजा था? बताएंगे हम लोग मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया का राजा था। और मग कहाँ का शासक था? साइरिन का शासक था। और अली सुंदर जो था या फिर एलेक्जेंडर जिसे बोला गया, वो था एपीरस का राजा। कहाँ का? एपायरस या फिर एपीरस का राजा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और किसने भेजा था उसको? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। उसके बाद मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 शिल्पकार, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 जो है मंत्री एवं उपदेशक। मतलब इस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते थे और जो समाज डिवाइड था वो इस प्रकार डिवाइड था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दाह प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज ने क्या किया है? यहाँ पे जो दाह प्रथा का प्रचलन मिलता है वो दाह प्रथा का उल्लेख मेगास्थनीज ने नहीं किया है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। कितने प्रांतों के नाम मिलते हैं? 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। वो देखो यहाँ पे दिया गया प्रांत और उनकी राजधानी भी यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखो 5 प्रांत कौन से थे? पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला। उसके बाद था अवंतीरठ, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। उसके बाद कलिंग की राजधानी थी तोफली। उसके बाद दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और प्राच्य पूर्वी प्रदेश था, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ये सब याद रखना है। अब पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी राजधानी सीधा पूछ ली जाती है कि मौर्य वंश में जो उत्तरापथ प्रांत था उसकी राजधानी क्या थी? तो बताएंगे हम लोग तक्षशिला। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यही नहीं जरूरी कि पूछ लिया जाए कि राज्य के स्रोत कौन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग एवं बलि क्या थे प्राचीन भारत में? तो बताएंगे हम लोग एक प्रकार के कर थे। क्या थे? कर थे। उसके बाद मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। राजस्व एकत्र करने का काम कौन करता था? समाहर्ता करता था। उसके बाद अंतपाल सीमा रक्षक या
सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि पदेष्टा विषयों कमिश्नरियों का प्रशासक था। अब देखो यहाँ क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि जो दुर्गों की देखभाल जो करता था उसको क्या बोलते थे, तो बताएंगे हम लोग अंतपाल। या फिर पूछ लिया जाए कि जो राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, तो बताएंगे हम लोग समाहर्ता बोलते थे। और फिर यह पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से कि कमिश्नरियों का जो प्रशासक था उसे क्या बोलते थे, बताएंगे हम लोग प्रदेष्टा बोलते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। क्या हुआ था, जो तौलमान जो तौल काम होते थे उसका जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे पौतवाध्यक्ष। क्या बोलते थे, पौतवाध्यक्ष। उसके बाद पणयाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष जो होता था वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। बूचड़खाने के प्रभारी या फिर वाणिज्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे पणयाध्यक्ष। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या फिर प्रमुख था। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि जो है नगरों का जो प्रमुख था नगर पालिकाओं द्वारा जो चलाया जाता था, सॉरी यहाँ पे क्या बता दिया हमने, देखो यहाँ पे बताना है कि नगरों का प्रशासन जो था वो किसके द्वारा संचालित किया जाता था, नगर पालिकाओं द्वारा। नगर पालिकाओं द्वारा संचालित किया जाता था। और जो नगर पालिकाओं का प्रमुख कौन होता था, तो बताएंगे हम लोग नागरिक या फिर उसे ही प्रमुख बोला जाता था। उसके बाद यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाला। अब देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अमित्रोकोडीज की जगह में पूछ लिया जाता है कि अमित्रघात किसे बोला गया, तो बताएंगे हम लोग बिंदुसार को बोला गया। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे हम लोग शत्रुओं को नाश करने वाला। या फिर पूछ लिया जाए अमित्रोकेडीज किसे का बोला गया, तो बताएंगे हम लोग बिंदुसार को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा शुंग राजवंश की स्थापना किसने की। यहाँ क्वेश्चन बनेगा शुंग राजवंश की स्थापना किसने की, तो बताएंगे हम लोग पुष्यमित्र शुंग ने की। और उसके बाद मौर्य शासक जो था, अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बताएंगे हम लोग बृहदत्त था। और जो पुष्यमित्र शुंग था वो किस मौर्य शासक की हत्या करने के बाद शुंग राजवंश की स्थापना की थी, तो बताएंगे हम लोग बृहदत्त की हत्या करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भ्रंत सिमुक सिंधुक द्वारा मार दिया गया था। अंतिम कण्व शासक कौन था, बताएंगे हम लोग सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा था, जो किसके द्वारा मारा गया था, सिमुक द्वारा मारा गया था। उसके बाद गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो बता ही दोगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहाँ पे कराया था, गिरनार क्षेत्र में कराया था। उसके बाद अगला पॉइंट है एक क्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर अशोक ने 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो बताएंगे हम लोग रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसी में इसका वर्णन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल के बारे में। धन्यवाद।